नमस्कार। आज हम उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना। और जानते हैं, इस सफर की कहानी जुड़ी है पंचवर्षीय योजनाओं से। ये वही योजनाएं हैं जिन्होंने, आप सोचिए, 65 साल तक देश की दिशा तय की। तो सवाल ये था कि आप बिल्कुल शून्य से एक मॉडर्न इकोनॉमी कैसे बनाते हैं। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। आज़ादी के बाद भारत के सामने ये एक बहुत बड़ा, एक पहाड़ जैसा सवाल था। और इसका जवाब देने के लिए भारत ने 65 सालों तक एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी रास्ते को चुना। तो इस समाधान को समझने से पहले, है ना, ये जानना बहुत जरूरी है कि उस वक्त, मतलब 20वीं सदी के बीच में, देश असल में किन बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा था। प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, भारत एक ऐसे जाल में फंसा हुआ था जिसे लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है बहुत सीधा। मतलब गरीबी इतनी थी कि लोग बचत नहीं कर पाते थे। बचत नहीं तो फिर निवेश कहाँ से होगा? और जब निवेश ही नहीं होगा तो आर्थिक विकास भी रुक जाता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिसे तोड़ने के लिए ऐसा माना गया कि सरकार का एक बड़ा और सीधा दखल ही एकमात्र रास्ता है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे उस ब्लूप्रिंट पर आते हैं। मतलब उस मशीनरी को समझते हैं जिसे भारत के आर्थिक भविष्य को एक आकार देने के लिए, उसे गढ़ने के लिए तैयार किया गया था। तो समाधान ये था, महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय योजनाओं की एक पूरी श्रृंखला। और इसे कौन चला रहा था? 1950 में बना एक नया योजना आयोग। ये पूरी तरह से एक टॉप डाउन अप्रोच थी। मतलब केंद्र सरकार ही ऊपर से नीचे तक सब कुछ तय करेगी। पूरे देश के लिए लक्ष्य क्या होंगे, पैसा कहाँ और कितना लगेगा, ये सारे के सारे फैसले दिल्ली में बैठकर लिए जाते थे। और इन सभी योजनाओं के पीछे 4 बड़े लॉन्ग टर्म लक्ष्य थे। ये समझिए कि ये 4 स्तंभ थे। पहला, ग्रोथ, यानी अर्थव्यवस्था को बड़ा करना। दूसरा, इक्विटी, मतलब ये पक्का करना कि विकास का फायदा गरीब तबके तक भी पहुंचे। तीसरा था मॉडर्नाइजेशन, यानी नई टेक्नोलॉजी अपनाना। और चौथा, सेल्फ रिलायंस, मतलब दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करना। हर प्लान के पीछे यही 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। तो ये बनता कैसे था? ये पूरी पाइपलाइन भी काफी दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले योजना आयोग के जो एक्सपर्ट्स थे, वो प्लान का एक मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करते थे। फिर वो जाता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास, जहां राज्य अपनी राय देते थे, अपनी बात रखते थे। और जब वहां से मंजूरी मिल जाती तो आखिर में संसद उस पर अपनी अंतिम मोहर लगाकर उसे कानून बना देती थी। तो ब्लूप्रिंट तैयार था और अब देश ने 65 साल का एक बहुत लंबा सफर शुरू किया। जाहिर है, हम हर एक कदम पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन चलिए इस सफर के कुछ सबसे बड़े और अहम पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। अब देखिए, 12 अलग अलग योजनाओं को एक एक करके देखने के बजाय हम इस पूरे सफर को 3 बड़े दौर में बांटकर देख सकते हैं। पहला, 1950s का दशक, जो नींव रखने का दौर था। फिर 1970s का दशक, जब गरीबी पर सीधा हमला बोला गया। और फिर 1990s का दशक, जो सुधार का एक नया युग लेकर आया। इससे हमें ये समझने में आसानी होती है कि देश की प्राथमिकताएं समय के साथ कैसे बदलती गईं। तो जो पहली छलांग थी, वो सबसे बुनियादी नींव रखने पर थी। सबसे पहली जरूरत क्या थी? देश के करोड़ों लोगों का पेट भरना। इसीलिए पूरा फोकस कृषि पर था। खाने पीने की चीजों के दाम काबू में रखना और भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स बनाना, ताकि खेतों तक पानी पहुंच सके। और फिर आया एक बड़ा रणनीतिक बदलाव। इसे महालनोबिस स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। अब फोकस खेती से हटकर भारी उद्योगों पर आ गया था। आइडिया ये था कि एक मॉडर्न औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए जो स्टील और मशीनरी चाहिए, वो देश में ही बननी चाहिए। और इस औद्योगिक सोच का नतीजा क्या था? ये सिर्फ कागजों पर बनी योजनाएं नहीं थीं, इसका असर जमीन पर दिख रहा था। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में 3 बड़े स्टील प्लांट इसी दूसरी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। ये उस सोच के असली ठोस सबूत थे। अच्छा, अब 1970 के दशक तक आते आते फोकस सिर्फ ग्रोथ से हट गया। अब बात होने लगी सीधे गरीबी पर हमला करने की। और इस पूरी सोच को एक बहुत ही ताकतवर और मशहूर नारे ने आवाज दी, गरीबी हटाओ। और फिर आई 8वीं योजना। ये एक असली गेम चेंजर थी। दशकों के सरकारी नियंत्रण के बाद अब एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के सुधारों की सुबह हुई। मतलब अर्थव्यवस्था को बाजार के लिए खोला जा रहा था।
ये एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव था। और इसका नतीजा तुरंत मिला और काफी जबरदस्त था। अब देखिए, प्लान में ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया था 5.6%, लेकिन असल में ग्रोथ हुई 6.8%। मतलब अर्थव्यवस्था ने जो एम्बिशियस टारगेट सेट किए गए थे, उनसे भी कहीं ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ी। तो कुल 12 योजनाओं के बाद 2017 में ये पूरा सफर अपने अंत पर पहुंचा। एक युग का अंत हुआ। तो चलिए अब इसका एक लेखा जोखा देखते हैं। इन 65 सालों की विरासत क्या रही और फिर इसके बाद एक नई शुरुआत कैसे हुई। तो इसका फैसला क्या है? देखिए, ये मिला जुला है। एक तरफ उपलब्धियां साफ थीं, जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर बना, गरीबी का प्रतिशत कम हुआ और एक मजबूत औद्योगिक आधार भी बना। लेकिन दूसरी तरफ विफलताएं भी थीं। ये एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच थी जो हर राज्य पर लागू नहीं होती थी। रोजगार उतनी तेजी से नहीं बढ़ा और राज्यों के साथ लगातार बातचीत की भी कमी थी। तो हुआ ये कि 2014 में सरकार ने ऐलान किया कि 65 साल पुराने इस योजना आयोग को बदला जाएगा। और इसकी सबसे जरूरी वजह ये थी कि अब पुराना प्लेबुक काम नहीं कर रहा था। भारत बदल चुका था। अब एक ज्यादा आधुनिक और जटिल भारत के लिए एक नए मॉडल की जरूरत थी। तो अब बात करते हैं इसके उत्तराधिकारी की, यानी नीति आयोग की। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये गवर्नेंस की, मतलब शासन करने की, एक पूरी तरह से अलग फिलॉसफी को दिखाता है। और ये स्लाइड इन दोनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। जहां योजना आयोग एक टॉप डाउन अप्रोच वाला था, वहीं नीति आयोग बॉटम अप है। योजना आयोग के पास पैसे देने की ताकत थी, जबकि नीति आयोग एक सलाहकार की तरह है। सबसे बड़ा फर्क, योजना आयोग में राज्यों का कोई सीधा प्रतिनिधित्व नहीं था, पर नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो ये एक केंद्रीय कमांडर से एक सहयोगी गाइड बनने जैसा बदलाव था। तो कुल मिलाकर नीति आयोग का जो कोर मिशन है, वो एक थिंक टैंक के तौर पर काम करना है और एक ऐसी साझा सोच विकसित करना है जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी हो। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि नया मॉडल पार्टनरशिप का है, प्रिस्क्रिप्शन का नहीं। ये आदेश देने के बारे में नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करने के बारे में है। तो एक सिंगल ब्लूप्रिंट से एक सहयोगी मोज़ेक तक भारत की आर्थिक कहानी लगातार विकसित हो रही है, बदल रही है। और ये हमें आने वाले सालों के लिए इस एक बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी देश के भविष्य के लिए सबसे अच्छा ब्लूप्रिंट क्या है, एक केंद्रीय योजना या फिर सहकारी टीम वर्क।